हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के प्रीवियस ईयर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज़ रूट 2 देन वैल्यू ऑफ के इज़, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर जो ज़ीरोज़ का सम है, अगर ज़ीरोज़ का सम, अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज़ रूट 2, मतलब अगर ज़ीरोज़ का सम कितना है रूट 2 है तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसी के फॉर्मूले में समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम ये रूट 2 को जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ईजिली। तो हम चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू है कि हमारे पास कितनी 2, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है माइनस के रूट 2, और हमको सी से मतलब नहीं है, मतलब 1 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है और इसकी वैल्यू कितनी है रूट 2 है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख लेंगे। वैसे ही हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस तरह से लिखना है। क्या लिख देना है, माइनस बी, उल्टा फार्मूला लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सम ऑफ ज़ीरोज़ लिया है। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू इस तरह से आप लिख लेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बार बार काट देंगे। तो माइनस फार्मूले में था, और उसके बाद माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के रूट 2, ये हो गया। और उसके बाद अपॉन बी बटे ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे शायद प्लस है, हाँ। तो जो ए की वैल्यू कितनी दी है 2 है, और ये बराबर किसके है रूट 2 के। इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद देखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखें और कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको भी समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, के रूट 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 में, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 में, तो आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 2। यहाँ पे देखिए रूट 2 से कैंसिल, तो के की वैल्यू हमें सिंपल ईजिली तरीके से पता चल गई कितनी है, के की वैल्यू 2। तो यहाँ पे ये हमारा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज़ 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज़। हम जैसा कि जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी के कार मतलब जो कोई कार होता है, कोई भी कार होता है, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 100% को हम 1 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1। मतलब किसी चीज़ के होने ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, होने या फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी, सब कुछ मिलाकर कितने के बराबर होता है, आपको यही याद रखना है कि 1 होती है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर 1 है, तो यहाँ पे देखिए अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है तो हारने की कितनी हो जाएगी, इसी 1 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 0.79 को माइनस कर देंगे, और हमें आ जाएगा हमारे पास, जब माइनस करेंगे तो 0.21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.21। ये हमारा आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आप ये सब क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 0.21% में दिया है, गलती से इसको मत टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 0.21, ये डी वाला इसका आंसर सही होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर
ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है। और उसके बाद क्या कह रहा है, आर रियल एंड इक्वल देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ ट्रू। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन ट्रू होगा। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कब ये ज़ीरो होता है, जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही फार्मूला हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए a इज़ इक्वल टू निकाला गया है, यहाँ पे बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू निकाला गया है, और यहाँ पे ac इज़ इक्वल टू निकाला गया है, यहाँ पे c इज़ इक्वल टू निकाला गया है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या क्या नहीं हो सकता है ये हम आपको, मतलब इसी को हम इधर उधर करेंगे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वाले में अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, अगर a की वैल्यू पहले हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे समझिए ये जो है इधर जाएगा तो 4ac होगा, और 4c ये अपान में आ जाएंगे। तो इसका पहला वाला नहीं, 4 नहीं है इसमें, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें 4 का नामो निशान नहीं, ये भी गलत। उसके बाद हमारे पास ac इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4, ac इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। चलिए फिर यही वाला देखते हैं, ac बराबर निकाल के देखें तो हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर हो जाएगा। तो हमारे पास 4ac इज़ इक्वल टू हो जाएगा, मैंने इधर आ जाएगा, बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 इधर, मतलब ये तीसरा वाला इसका सही है। तो ac बराबर देखिए इस फॉर्मूले से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4, ये तीसरा वाला ही इसका सही है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि सी वाला इसका सही होगा, और लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इन एन AP if the first term a is equal to 7 and the term an is equal to 84 and the sum of the first n terms sn is equal to 2093 upon 2 then n is equal to। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें इतना सारा दिया है, इसको हम सॉल्व हमको करना पड़ेगा। लाइए हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। तो an दिया, पहले हम d निकाल ले रहे हैं। वैसे n की वैल्यू निकालनी है ना, तो d अगर हमको पता चल जाए, d हमको पता चल जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई वो तो नहीं है। तो अगर हम इससे इस जो a और 7 a इज इक्वल टू 7 दिया है और an इज इक्वल टू 84 दिया है, इससे हम d ईजिली निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए निकाल दे रहे हैं। तो हमारा फार्मूला होता है, वैसे लिख के निकाल रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। n की वैल्यू वैसे पूछा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d यहाँ से नहीं निकलेगा, वैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 84 क्या है, 84 है, तो 84 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 7, उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारे पास। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला बने, हम आई मीन जो बचेगा क्या, ये हम लिख दे रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7 इधर आके माइनस, तो 12 सत्ते 84, और मतलब माइनस करेंगे 12 छक 72, हमें 7 माइनस करना है वैसे ना, तो 7 84 में से 7 माइनस कर देंगे तो 4 इधर से 3 उधर से, मतलब 77 आएगा। कितना आएगा, 77। इतना ही रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। उसके बाद अगला हम सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा क्या है, अगला अगर हम इससे फार्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, एस एन इज़ इक्वल टू, जैसा कि हमारे पास होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पूरा कट गया, इतनी मेहनत से लिखे। क्या होता है, एस एन इज़ इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला।
उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस एन की वैल्यू हमारे पास दी ही है। एस एन की वैल्यू कितनी दी है 2093/2 और इज़ इक्वल टू n/2। और उसके बाद ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं 2a प्लस, अब a की वैल्यू दी है तो लिख दे रहे हैं, जो कि 7 दी है 7 लिख दिए। उसके बाद प्लस, ध्यान से समझिएगा n-1 इंटू डी, यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी को निकाले थे कितनी थी 77 थी। कितनी थी 77, अभी को निकाले थे, आप देखे होंगे। तो ये हो गया हमारे पास। देखिए ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा, ये 7 दूना 14 होगा और ये 77 में ऐड होगा तो आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा 91। ओके, मतलब कि 14 और फिर 77 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 91। और ये जो 91 है देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में बदल जाएगा डिवाइड में। किस में बदल जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्या बचा ये समझिए, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2093/91, क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में बदल गया। अब हम इसको कट कर देंगे और याद रखिएगा हमेशा पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए ठीक है, पहले हम 13 से कट कर दे रहे हैं। 13 7 91 होता है, 13 7 91। और उसके बाद इसको करेंगे तो 13 1 13, कितना बचा 7 7, 13 6 78, 1 बचा और 13 1 13। उसके बाद 7 से कट कर देना है, 7 7 1 7, क्योंकि पूरा कटेगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि n हमेशा ही किस में आता है, आई मीन जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें आता है, मतलब 1 2 3 गिनती में आता है, सीधी सीधी बात है। 7 दूना 14, 2 बार गया 2 बच्चा, 7 1 21। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ज़्यादा टाइम लगा होगा उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू हमारे पास दिया है क्या 18a² b⁴, और q इज इक्वल टू हमारे पास दिया है क्या q इज इक्वल टू 20a³ b²। वैसे चलिए लिख दे रहे हैं, वैसे नहीं लिखेंगे, जाने दीजिए। हम बस क्या करेंगे, अब हमसे क्या कर रहा है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम पी क्यू, मतलब ये जो पी क्यू है, जो पी इन दोनों का एलसीएम हमको सिंपल सा निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारा कौन है, एक 18 है, 18 है और दूसरा क्या है 20, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास अगर 18 20 में देखें, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं हमेशा ही, तो हमारे पास 2 इसका कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 सिर्फ एक बार लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बचा 9 और यहाँ से बचा 10, 2 कॉमन था और 2 हमने लिख लिया। और यहाँ बचा, अगर इसको लिखें तो 3 गुणे 3 और इसको लिखें तो 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 3 30, 30 3 90, 90 दूना 180। तो 180 तो आएगा, ये तो कंफर्म है। तो मतलब ये वाला हमारा मतलब आप अपने से निकाल लीजिएगा, जिस तरह से आप निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। 18 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 180 180 ही आएगा। अब देखिए उसके बाद एलसीएम जब हम नंबर्स का, जो पावर वाले का देखते हैं, तो उसके लिए जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, फिर से सुनिए, अगर पावर वाला है तो उसके लिए आप मैक्सिमम पावर ले लीजिए, वही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। अगर एचसीएफ कहे, ध्यान से लेके चलिए लिख दे रहे हैं, एचसीएफ के लिए हम मिनिमम पावर को लेते हैं। इसको लिखते हैं, ये समझ लीजिए मिनिमम लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा, और ये पावर लिखा है। एचसीएफ के लिए हम मिनिमम पावर लेते हैं, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्यों होता है? एक बात याद रखिएगा, एलसीएम जो होता है वो कटता है और एचसीएफ काटता है, इतना मत सोचिएगा।
तो आप बस इतना याद रखिए, एलसीएम के लिए आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर लेनी है। उसका कितना आया था 180। अब उसके बाद ए स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पे ए क्यूब, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी पावर 4, तो हम क्या लेंगे जो ज़्यादा वाला कौन है पावर 4, तो ये जो बी पावर 4 हम ले लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो एच पी और क्यू का एलसीएम हो जाएगा 180 ए क्यूब बी पावर 4। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा, कह रहा है AD इज़ अ मीडियन। AD क्या है, मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A इतना, B इतना, C इतना, लेंथ AD इज़ इक्वल टू, मतलब AD की लंबाई हमसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं। आप एक ABC कहीं भी रख दीजिए, उससे नहीं मतलब, बस इतना ख्याल रखिएगा। वैसे ट्राइंगल है तो चाहे जहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर यही क्वाड्रिलेटरल रहता तब एक सही रहता, मतलब तब एक पैटर्न से चलते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल रहता है, आप जानते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C आपको लिखना है। C आप यहाँ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। एक लाइन से चलना है आपको, ये हमेशा याद रखिएगा। खैर ट्राइंगल में इतना नहीं किया, क्योंकि ट्राइंगल में हम यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ BC, यहाँ पे भी आ जाएंगे। अगर यहाँ पे B लिखना चाहते हैं, यहाँ पे C आ जाएगा। कोई वो नहीं है, किस में नहीं रहता है, ट्राइंगल में। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा सोचेंगे। खैर ये तो रही बात की बात। चलिए देखते हैं क्या है। AD मीडियन है, तो आप कहीं भी रख दीजिए मीडियन। ये मीडियन हो गई। मीडियन क्या करती है, जो अपोजिट साइड होती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब सबके कोऑर्डिनेट हमको दिया है, मान लीजिए यहाँ पे D लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास A के जो कोऑर्डिनेट दिया है कितना 5, -6, और जो B का दिया है, चलिए लिख दें क्या, चलिए समझ लीजिए। अब इसके बगल में लिखा है और B का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना है 6,4, और जो हमारा C का दिया है 0,0। ये हो गया। अब हमसे AD की वैल्यू पूछा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वैसे लेंथ पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ। तो सबसे पहले हम D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, और लंबा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है हमको। तो D का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, D का जिसके कोऑर्डिनेट जो हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जो मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, हिंदी में बोल रहे हैं, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इसके लिए हम जैसे मान लेंगे इसका x1 x2 है, मतलब xy अगर इसको मान लें, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है x1 + x2/2, ये होता है x के लिए। तो इसके लिए अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लिखने में हो रही, तो 6 और 0 को ऐड करेंगे, फिर आधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है 0 है। तो 6 और 0 को ऐड करेंगे तो आधा करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, 3। इसी तरह हम y को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2। तो हमको ये जो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, क्या पता चल गया है, 3,2। क्या पता चल गया, 3,2। अब हमको बस बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। यहाँ पर A था और यहाँ पर क्या था, D था। A का कोऑर्डिनेट हमको पता है क्या है 5, -6, और इसकी अभी को निकाले हैं, क्या निकाले हैं 3,2। अब हमको बीच की दूरी का सूत्र है ना, बीच की जो दूरी का सूत्र जो लंबाई होती है A से D की जो बीच की दूरी है, उसका फार्मूला यूज़ कर देना है, जो कि होता है, क्या होता है, ये लगा दे रहे हैं, AD = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का फार्मूला। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फार्मूला समझ लीजिए, लिख दिए हैं, AD बराबर निकाल दे रहे हैं। तो x2 आप किसी को भी ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो समझिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम A को पहले ले रहे हैं, तो 5 माइनस और उसका कितना था 3, प्लस y2 कितना था, y2 यहाँ से हम लेंगे -6, और उसके बाद माइनस किसको माइनस करेंगे, वो जो 2 था,
कितना था 2 था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, और दोनों पे लगाएंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पे आए तो -6 -2 हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर होता है कितना, -8 का स्क्वायर होता है 8 64 64। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा √68, कितना आ जाएगा √68, और ये यूनिट मतलब ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, इफ़ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो होते हैं वो गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास 4 ऑप्शन रहता है और वो लगाना नहीं चाहते हैं। और आप अगर इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आप इसका जो आंसर टिक करेंगे -m, लेकिन इसका आंसर जो -m है वो गलत है। किस तरह से गलत है, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्या है हमारे पास, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझिएगा, ये किसके इक्वल दिया है हमारे पास, m के इक्वल दिया है। हम क्या करेंगे ये समझिए, अभी आगे इक्वल हम लिख देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो sec थीटा प्लस, क्योंकि हमको sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए ना, तो इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा से हम इसके न्यूमरेटर, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कुछ नहीं था तो मतलब 1 था, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम चीज़ आएगा। तो हमने क्या किया है, हम अगली लाइन समझ लीजिए लिखे हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये मान लीजिए ये sec थीटा लिखा है और ये मान लीजिए tan थीटा लिखा है, जगह नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब हमने क्या किया है, sec थीटा प्लस tan थीटा से, sec थीटा, ये sec थीटा है और ये क्या लिखा है tan थीटा है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैल्यू हमारे बराबर किसके है, m के बराबर है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा। तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या है, अंडर ब्रैकेट a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, हमारा क्या होता है, आगे हम लिख दे रहे हैं, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और अपॉन में हमारा क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये tan थीटा समझिएगा आप अच्छे से लिखिएगा, और इज इक्वल टू 1। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और नीचे समझिए क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में बदलेगा और m इसकी जगह आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे क्या था, sec थीटा, ये समझ लीजिए, और ये क्या है tan थीटा, और ये बराबर किसके है, m के। हमको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारा आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये इसकी जगह आ जाएगा 1/m। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। हमने शॉर्टकट में sec थीटा को s लिखा है और tan थीटा को बस t लिखा है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं वो रिमूव कर दिया जाए। ये जो डेटा गिवन है इसमें से सभी इवन नंबर्स को रिमूव कर दिया जाए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, मतलब तो बचा हुआ है। चलिए पहले इवन नंबर को हम, इवन नंबर कौन है, एक 14 है और 16 है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश किया, रिमूव इसको हटा दिया तो हमारे पास टोटल कितने डेटा बचे हैं, क्या क्या बचे हैं, 1 7
और उसके बाद क्या बचा है 9, फिर 21 और उसके बाद कितना है 25। अब यहाँ पर अब हमसे क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा, इतने ही बचे ना 7, 9, 21, 25। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा है तो निकालिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रॉम द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए से, मतलब जो बचा है उससे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जिनकी हमें ज़रूरत है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल तो हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास हैं 5, कितने हैं क्योंकि भाई हम निकाल दिए, देखिए ऑप्शन में 2 भी हैं, यहाँ पे 1/5 1/7 दोनों हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कह रहा है क्या फ्रॉम द रिमेनिंग, मतलब जो बचा है, बचा कितने हैं सिर्फ 5 बचे हैं। अब उसके बाद हमारा ये तो टोटल आउटकम्स हो गया। अब अगर हमारा फेवरेबल देखें तो फेवरेबल क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 2 होता है। तो जो प्राइम नंबर इसमें से कौन है 7 है, क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं 21 है, नहीं 25 है, नहीं, तो सिर्फ इकलौता प्राइम नंबर कौन है 7। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 और अपॉन 5, ये इसका सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। फॉर सम डेटा x1 x2 और उसके बाद डैश 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 xn विथ रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ, जो सिग्मा यहाँ पे देखिए ऊपर n है और नीचे 1 है, इसका मतलब होता है 1 to n, मतलब जितने हैं उनका सम है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा हम सबका जो सम है एफ आई और अंडर ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स मीन, मतलब एक्स आई अब माइनस एक्स मीन इज़ इक्वल टू, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, काफ़ी इजी है और लिख कर निकालें। चलिए वैसे 0 इसका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम तोड़ देंगे, हमें इस ब्रैकेट जो है हमारा इसको तोड़ देंगे। तो ये जो n ऊपर है नीचे हम लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, समझ लीजिए एक्स आई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, मतलब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से इसका पूरा दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस सिग्मा एफ आई एक्स मीन, इस तरह से होगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे ये समझिए। जैसा कि हम जानते हैं ये देखिए यहाँ पर है, ऐसे है, इस तरह से बना लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं जो मीन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, जो मीन एक्स मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स और छोटा छोटा आई, ये समझ लीजिए छोटा छोटा आई है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और इसके बाद छोटा सा आई हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, आई मीन ये जो है एफ आई, ना ये लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें आप समझ जाएंगे। तो कलर चेंज किए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे देखिए इसको देखिए सिग्मा एफ आई एक्स मीन और सिग्मा एफ आई एक्स आई दोनों की वैल्यू बराबर है। जब दोनों की बराबर है तो ये समझिए इसकी जहाँ जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, मान लीजिए हम ये जो एफ एक्स आई है सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या रख दिए सिग्मा एफ आई एक्स मीन, जब रख देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स मीन में से सिग्मा एफ आई एक्स मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब दोनों को में से जब दोनों की वैल्यू इक्वल है और इक्वल में से इक्वल को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। मेरे हिसाब से आंसर आपको इसका समझ में आ गया होगा, क्या है 0। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। हमको देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि इसके जो पॉलिनोमियल्स का ज़ीरोज़ है वो क्या है, आर ट्वाइस, वो डबल है किसके पॉलिनोमियल से, जो ये वाला जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसके, ये जो पॉलिनोमियल है सेकंड वाला एक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ का डबल है। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। अगर इसका मान लीजिए इसका मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा इसका पॉलिनोमियल है, इसका पॉलिनोमियल क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो ये जो ये वाला है इसका हो जाएगा क्या, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इस तरह से है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम इसका निकाल लेंगे इसके पॉलिनोमियल को, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखें वैसे हमसे पी की वैल्यू से पूछा है ना, तो चलिए पी की ही निकालेंगे सिर्फ पहले के लिए। तो हमारे पास अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं क्या, मान लीजिए इसका है अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो हम बस पी के लिए निकालेंगे इसलिए सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा लगा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसको रखेंगे माइनस 5 लिखना है, -5 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 5 अपॉन 4। मतलब हमको किसकी वैल्यू पता चल गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई है, कितनी है, 5 अपॉन 4। तो इस तरह से हम पहले इसको निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। तो हमको किसकी निकालनी है, 2 अल्फ़ा। इस तरह से हम 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा इसके जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p अपॉन 1, क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है इस वाले का डबल है। गलत लिख दिए यहाँ पे, अल्फ़ा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे बीटा रहना चाहिए। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही फार्मूला, क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे p है, तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू p है, माइनस ये फार्मूले का है, और अपॉन क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इतना। अब समझिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हमने लिया, 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर क्या बचा हमारे पास, माइनस पी, क्या बचा, माइनस पी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज करने जा रहे हैं। अभी को हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो 5 अपॉन 4 आई थी। कितनी आई थी, 5 अपॉन 4। तो 2 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पे देखिए ये 2 और 4 कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 अपॉन 2, मतलब माइनस पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो हमारे पास p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसके पास आ जाएगा, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, -5 अपॉन 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ओके, बस हमको थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम सही से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा बताने की। तो इसका जो आंसर सही होगा -5 अपॉन 2, क्योंकि इस माइनस पी का जो माइनस था इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि हमको पी की वैल्यू निकालनी है, ना कि माइनस पी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 x, -5 इज़ 15, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर। मतलब क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए लिख दे रहे हैं,
क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, बस लिखने में थोड़ा सा हो जाएगा, का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास दिया है कितने के बराबर, 15 के। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, x2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5, उसके बाद माइनस, किसको माइनस करना है यहाँ पे, y2 हमारा -5 ही है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 15 में से। आपको x1 ये सब तो पता ही होगा कि ये हमारा, इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 और ये x2 और ये y2, इस तरह से आप मान लेंगे, ये सब आपको पता ही होगा, बस हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, -5 और इसके बाद ये देखिए माइनस, ये माइनस, ये दोनों जो माइनस है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 5 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 15 है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितनी भी वैल्यू है सब में x की 2 वैल्यू दी हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे वो समझिए, हम बता रहे हैं। यहाँ से अंडर रूट, मतलब ज़्यादातर बच्चे को हम गलती करते हुए ऐसे देखे हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो अंडर रूट हटाएंगे, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकाल लेंगे, वो x माइनस 3, और वो इक्वल करेंगे 15, और x की वैल्यू वो 1 निकाल लेंगे 18। क्या, तो यहाँ पर एक वैल्यू सिर्फ निकली, अब दूसरी कैसे निकालें, दूसरी हमने मिस्टेक कहाँ की तब। तो इसका जवाब ये है कि जब आप अंडर रूट हटाएंगे, तो देखिए इसको 2 तरीके से कर दें, या फिर हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर लें, और फिर इसको सॉल्व कर दें, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो वहीं पे हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोले हैं। या फिर पहला चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये जो है स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड इसका कर दें, और हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा, जब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी अपने आप ही, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा उससे इजी तरीका हम क्या समझ सकते हैं, ये समझिए। तो यहाँ पर जब आपने इसका स्क्वायर रूट हटाया है, तुरंत इसके आगे क्या लगा दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, प्लस माइनस। फिर से सुनिए, जैसे ही आपने इसका स्क्वायर रूट हटाया, क्योंकि यहाँ पे इसके जितने भी हमको 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसमें हमें प्लस वाली भी चाहिए होती है, माइनस वाली भी चाहिए होती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तुरंत प्लस माइनस, वैसे अगर ये डिस्टेंस रहती तब तो हम कुछ ना करते हैं, क्योंकि लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ऊपर नीचे दोनों ही डिस्टेंस हमको चाहिए होती है, प्लस वाली भी चाहिए होती है, माइनस वाली भी चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये तो दूसरा तरीका, वही स्क्वायर रूट लगा लीजिए, इजीली हो जाएगा वो भी, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका इजी पड़ जाएगा। पहली चीज़ देखिए, जब हम आप यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ पे हमने 15 के बगल में क्या किया है, हमने समझिए 15 के बगल में प्लस माइनस लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है प्लस लेंगे, और उसके बाद एक बार हम इसकी वैल्यू, मतलब जो 15 की एक बार प्लस में वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। फिर से सुनिए, 15 की जो वैल्यू है एक बार हम प्लस में लेंगे, फिर एक बार माइनस में लेंगे। तो प्लस में तो हमने ले लिया है, कितना आया है 18, चलिए माइनस में भी ले लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू -15, ये भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, +3, और x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास -12। तो हमारा आंसर कौन होगा, ये बी वाला, मतलब x की वैल्यू एक तो -12 है और दूसरा क्या है 18। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा हम क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन
जो है कॉस अल्फ़ा, मतलब काफ़ी ईजी है ये भी है। इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जैसा कि हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमको दी है 0। आप सोच कर देखिए कॉस कितने डिग्री की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा मतलब हमको साथ में ही लेना, अलग अलग नहीं करना है। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे कितनी, 90। कितने की होती है, 90। मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमको क्या लिखना है, 90 लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, 90। तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉस, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 90, और फिर इस पे लगा है अपॉन, तो अपॉन लगाएंगे, आ जाएगा 45। अब हम देख लेंगे कॉस 45 की कितनी वैल्यू होती है, तो वो होती है 1/√2। ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉलिड स्फेयर इज़ कट इनटू 2 हेमिस्फेयर। यहाँ पर एक सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला, हिंदी में गोला बोलते हैं। अ सॉलिड, एक ठोस गोला है, इज़ कट इनटू, वो काटा जाता है किसमें, 2 हेमिस्फेयर में, 2 अर्धगोले में। हिंदी में हेमिस्फेयर को क्या बोलते हैं, अर्धगोला। हिंदी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं, हमसे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो इसलिए हिंदी में पढ़ना ज़रूरी है। अभी तक तो नहीं पढ़े थे, सॉरी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंग्लिश में। खैर देखते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना। अ सॉलिड स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फेयर, मतलब एक ठोस गोला है, उसको 2 हेमिस्फेयर में काटा जाता है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फेयर, मतलब समझे, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फेयर, मतलब जो स्फेयर है उनके जो सरफेस एरिया के रेशियो टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फेयर टेकन टुगेदर इज, मतलब जो एक साथ लिया गया है वो है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्फेयर है, आई मीन ठोस गोला है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब समझिए, अब इसको हम काट कर अलग कर दिए, इस तरह से काटें, यहाँ पर काटें और फिर अलग करके यहाँ पे काटें, इस तरह से काट कर उसी, ये जो ठोस गोला था इसी को हम काट कर अलग कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें, आई मीन टोटल सरफेस एरिया देखें, तो हमारे पास होगा 4πr²। ध्यान से समझिएगा, कितना होगा, 4πr²। अगर हम इसका देखें, एक तो ये क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा, एक तो अर्धगोला है, आई मीन हेमिस्फेयर है, जो क्या होता है हमारे पास 2πr²। क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले का जो ये होता है, आई मीन कर्व सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, 2πr² 2πr² होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अर्धगोला होता है उसका बेस भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। जो सर्कुलर है इसका जो सरफेस एरिया होता है πr², क्योंकि हमको देखिए जो सरफेस एरिया है उसी का रेशियो निकालना है, इसका और इसका। तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, और यही सेम कहानी इसके साथ भी होगी। तो अगर हम ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो गोला है, आई मीन जो स्फेयर है, उसके कटे हुए भाग का हम क्या निकाले, वो टोटल सरफेस एरिया निकाले, आई मीन जो सरफेस एरिया निकाले, तो क्या हो जाएगा ये समझिए। देखिए 2 है, बराबर है, तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, और इसके लिए हमारे पास पहले तो क्या बनेगा, 2πr², 2πr², जो कि आई मीन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि ये वो 2 भाग में कटा है। ये तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA हुआ उसका। अब जो नीचे वाला जो सर्कुलर वाला उसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे πr²। अब ध्यान से समझिए क्या होगा, तो ये 2πr² और πr² हो जाएगा 3πr², 3πr²। तो 2 3 6 πr² हो जाएगा, 2 3 6 πr² होगा। अब समझिए हमको रेशियो निकालना है दोनों का, तो ये सॉलिड वाले का कितना था 4πr²,
और जो कटा हुआ भाग उसका कितना आया 6 पाई आर स्क्वायर। रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए अपॉन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर से गया और इन दोनों को कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 और आ जाएगा 2/3। और 2/3 को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे 2:3। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन जब हम निकालते हैं, जैसा कि जानते हैं, हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और उसके बाद जो एकदम मोस्ट मिडिल में आता है वही हमारा मीडियन होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन है। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। तो एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन है दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। दैट कैन बी कार्व्ड आउट, जिसे निकाला गया है किससे? फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से एक मान लीजिए क्यूब है। अब इसको क्यूब समझिएगा, स्क्वायर मत समझिएगा, क्यूब है। अब इससे क्या निकाला गया है? एक कोन इस तरह से निकाल ली गई है। इसी से एक कोन निकाल ली गई है। अब हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? जिसकी एज, जैसा कि हम जानते हैं जो क्यूब होता है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ मान लीजिए थोड़ा सा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होती है? बराबर, जैसे हमारा डाइस होता है। अब उसके बाद क्या है? जिसकी क्यूब क्या है, जो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो एज है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम कितनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमको देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जितना भी हमारे पास आंसर है पाई में ही दिया है, हमको बस रेडियस का ही ख्याल कर लेना है। रेडियस कितनी होगी यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे यही है, ये मान लीजिए है, इसमें से निकाला गया है और ये पूरा टोटल है कितना? 2 है। हम अगर रेडियस पूछें, ये डायमीटर का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? डायमीटर का। और ये अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस हमारी कितनी होगी? 1 होगी। और 1 का क्यूब, हमारा जो फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हाँ, एक बात और हम तो बताना ही भूल गए, वो जो हाइट है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है, क्योंकि भाई उसकी लेंथ ब्रेथ सब हाइट सब कुछ क्या होती है? बराबर, क्योंकि एच की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसी में हम रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/3 पाई तो को बदलेंगे नहीं। आर की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। और उसके बाद 2, तो 2 1 नम 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, हम थोड़ा सा इसको जल्दी से काट दिए। आप फिर से एक बार रोक कर पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई अपने से कर लीजिएगा। 2 1 कम 2 और इस तरह से 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या है अगला क्वेश्चन? ये पिछले साल का पेपर है। देखिए, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। 2 डाइस हैं, उनको रोल किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स 2 डाइस एज 2 3 और 5। ध्यान से समझिएगा कैसे कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जब दो डाइस को उछाला जाता है तो क्या होता है? जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 36 होती है। कितनी होती है? 36। आप बगैर सोचे समझे इसका 36 जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल आउटकम्स है, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। टोटल आउटकम्स कब टोटल आउटकम्स 36 होते हैं? जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36 होते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर कैसे होता है ये समझ लीजिए। और 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए
तो उसका जो 2 है उसी का स्क्वायर कितना फिर टोटल हमारे पास 2 सिक्के उछाले जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हेड और टेल आ सकते हैं। और अगर 2 उछाला जा रहा है उसी का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी तरह अगर हम डाइस को उछालें, डाइस को फेंके तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 1 से लेकर 6 तक, मतलब 6 आते हैं। और 2 ठो उछाला जा रहा है ना, 2 उछाला जा रहा है तो उसी पे लगा दीजिए क्या स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इस तरह से होता है, कुछ चीज़ें लर्न की जाती हैं, समझी नहीं जाती हैं कि कैसे जोड़ेंगे तो वैसे आएगा ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर लर्न है तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारा जो टोटल आउटकम्स है वो 36 है, बस हमको फेवरेबल आउटकम्स को निकाल लेना है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या चाहिए हमको, पहला डाइस है, मान लीजिए पहले डाइस में हमारे पास अगर सम करने पे 2 आना चाहिए, तो सम करने पर 2 कैसे आ सकता है कि पहले में 1 आ जाए और दूसरे में भी कितना आ जाए, 1 आ जाए, है ना। तो ये पहला तो ये हो गया। और किसी तरह से 2 आ सकता है नहीं, और किसी तरह से मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अब सम करने पर 3 आना चाहिए, तो सम करने पे 3 कैसे आ सकता है, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में आ जाए 2, या फिर पहले में 2 आ जाए, दूसरे में आ जाए 1। और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका तो नहीं है। इसको इरेज कर दें। तो ये हुआ, तो हुआ हमारे पास टोटल कितना 3 फेवरेबल मिल गए। आते हैं 5वें पे, इस 5 को लाना है। तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, नहीं पहले में 2 आ जाए, और इसी तरह चलिए इसी को उल्टा कर दिया कीजिए, देख ध्यान समझिए, पहले में 1 दूसरे में 4, इसी को तुरंत उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। पहले में 4 दूसरे में 1, इस तरह से भी 5 आ जाएगा। फिर पहले में 2 दूसरे में 3, उल्टा तुरंत कीजिए, पहले में 3 दूसरे में 2, ये हो गया। और कोई तरीका, 4 तो हो गया, 5 और कोई तरीका तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो हमें जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पता चल गए कितने हैं, 1 2 3 4 4 3 7, तो टोटल कितने हैं 7, और ये 7/36 इसका सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0 देन द अदर एंड इज एट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाए, मिडिल पॉइंट वाला बार बार आता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये सर्कल है, मान लीजिए ये काफ़ी गोल सा सर्कल है, और इससे ज़्यादा गोल कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा इमेजिन करके चलिए। तो जो इसका ये डायमीटर है, अब इसका एक एंड कितना है 6,0, ये मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है। वैसे ये सब मानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हम लिख के आपको बता रहे हैं ताकि आप ये कॉपी कर सकें, उतार सकें। बाद में आप जब प्रैक्टिस करें तो इसको अच्छे से देख के लगा कर समझ जाइए। और इसका जो सेंटर क्या है 2,0। अब हमको मान लेते हैं ये जो बी है इसका क्या है x, y। इस तरह से ध्यान से समझिएगा, ये जो सेंटर है मिडिल पॉइंट है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो सेंटर होता है किसी भी डायमीटर का मिडिल पॉइंट होता है। और मिडिल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, x = होता है x1 + x2/2। तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट का वही वाला हम फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम कलर चेंज करके यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हम 2 बराबर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो x के लिए हम निकालने जा रहे हैं, तो 2 बराबर हम लिखेंगे। यहाँ से हम किसको लेंगे 6 को, यहाँ से 6 को लिए, और यहाँ से लेंगे x को और करेंगे /2। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा। हम एक बार में आंसर x बराबर लिख दे रहे हैं, 2 दूना 4 होगा और 6 उधर जाएगा माइनस होगा। तो 4 में से 6 को माइनस कर देंगे हम, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना -2। वैसे -2 और किसी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। और किसी में नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। अगला भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ना ये सॉल्व ही कर दें, जैसे 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसका तो 0 था, और 0 बराबर हो जाएगा यहाँ पे भी क्या था 0 बराबर
0 प्लस वाई अपॉन 2। तो 0 का इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। इस तरह से जो हमारा जो दूसरा एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, -2, 0। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई एक, मतलब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को जैसे कि आगे बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, और जब कट कर देंगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे वैसे ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट वर्ड हमारे पास पहले में है और दूसरे में है, इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विथ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो लाइन्स होती हैं वो पैरेलल होती है, कि जो कि ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या है, इन 19 एंड 20 स्टेमिनल और असर, मतलब यहाँ पे ये 19 20 जैसा कि दिया रहता है, आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन पहले ही दे दिया रहता है। 19 और 20 का जो ऑप्शन है वो पहले ही आपको दे दिया जाएगा, और बाद में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक असर्शन होगा, दूसरा रीज़न होगा, उन्हीं दोनों में से अपने हिसाब से आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद ऊपर आना है, फिर ABCD जो भी आपका आंसर होगा उसी के हिसाब से आपको टिक करना होगा या फिर देना होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जाहिर सी बात है, टेंजेंट जो खींची जाती हैं एंड पॉइंट से, जो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और एंड पॉइंट से ध्यान से समझिएगा, चाहे यहाँ से खींचे तो ये वाली इसके पैरेलल, ऊपर वाली के पैरेलल, और ये जो साइड वाली है इस साइड वाली के पैरेलल, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी सही है। मतलब हमारी जो समझने की कोशिश कीजिए, दोनों के दोनों जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न, जो आर है, आर इज़ द करेक्ट। यहाँ पर दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। टेंजेंट अलग चीज़ है और जो डायमीटर है वो अलग चीज़ है, दोनों का एक दूसरे से कुछ मतलब ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, दोनों का एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से मतलब नहीं है। तो पहला हमारा गलत, दोनों गलत हैं। क्या है, एक गलत दूसरा सही, इस तरह से क्या है, ये भी गलत। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। कौन सा जी, दोनों होना चाहिए सही। क्या है देखें, बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। मतलब जो आंसर बी है, जो आंसर बी है वो सही है। मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, दोनों के दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब जो रीज़न है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि अगर पॉलिनॉमियल कोई जो लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है तो उसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं एक होते हैं। मतलब जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करती हैं उतने ज़ीरो होते हैं। तो ऐसा तो ये नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n अंडर ब्रैकेट n इज़ ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़। तो ये हमारा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, assertion is false but reason is true। ये जो आंसर डी है इसका सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।